Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 24th ऑफ जनवरी। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और सेपी नेटवर्क के बारे में। सेपी नेटवर्क की डिटेल्स हम इस वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल हम ये जानेंगे कि ये सेपी नेटवर्क एक तरह का ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसके थ्रू किसी भी पैंडमिक के अगेंस्ट ग्लोबली हम हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है उसे इंक्रीज करना चाहते हैं। तो इसे लेकर एक ग्लोबल इनिशिएटिव शुरू किया गया जिसे सेपी कहा जाता है। इसकी डिटेल्स हम देखेंगे। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और सेपी नेटवर्क मिलकर जॉइंट एफर्ट्स लेने वाले हैं जिससे कि ग्लोबली वैक्सीन्स की प्रोडक्शन बूस्ट हो सके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए आज की डिस्कशन का। तो सेपी स्पेशली यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैभव स्कीम के बारे में, बिकॉज इंडिया के रिसर्च सिनर्जी को बूस्ट करने के लिए वैभव स्कीम लाई गई है। क्या है ये वैभव स्कीम्स, क्या इसके पर्सपेक्टिव्स हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बहुत ही वॉलेटाइल इशू के बारे में। देखिए, हम जानते हैं कि जब हम इंडिया और मालदीव्स की बात करते हैं तो बीते कुछ टाइम से कुछ टेंशन्स हमारे रिश्तों के अंदर डेवलप हो रखी है और हमने एक वीडियो में अलग से डिकोड भी किया था कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनके चलते एक सावरनेस आ चुकी है। और एक बहुत ही ज़्यादा अभी करंटली जो इशू चल रहा था दैट वाज रिलेटेड टू अ चाइनीज़ रिसर्च वेसल। यस, चाइना की एक रिसर्च वेसल इंडियन ओशन में आ रही थी एंड पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये श्रीलंका के वाटर्स के पास जा सकती है और वहाँ पे जाके, क्योंकि वो एक रिसर्च वेसल है तो वो रिसर्च कंडक्ट कर सकती है, सर्वेस कर सकती है। और इंडिया इसे लेकर कंप्लीटली ओपन था, वोकल था दैट वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट इट कि किस तरह चाइना की एक रिसर्च वेसल इंडियन ओशंस में आकर रिसर्च या सर्वे करे। तो देखिए, श्रीलंका ने तो मना कर दिया। श्रीलंका ने बोला कि देखो, हमारी तो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत हो रखा है, हम तो अपने फाइनेंसिस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो चाइना की रिसर्च वेसल हमें किसी भी रिसर्च या सर्वे की भी ज़रूरत नहीं है, हम 1 साल के लिए अपने इस तरह के मिशंस को बंद कर रहे हैं। तो श्रीलंका ने तो मना कर दिया। लेकिन अब आप जानते हो मालदीव्स की तरफ से लग रहा था कि वहाँ से ऑफ कोर्स इसको परमिशन दी जा सकती है एंड जो कि एक बड़ी टेंशन चल रही थी इंडिया और मालदीव्स के बीच में। अब मालदीव्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि वो इस रिसर्च वेसल को मालदीव्स में बुला रहे हैं लेकिन पोर्ट कॉल के लिए, रिसर्च करने के लिए नहीं। तो रिसर्च या सर्वे ये चाइनीज़ वेसल वहाँ पे नहीं करेगी, लेकिन पोर्ट कॉल के लिए उन्हें वो वहाँ पे बुला रहे हैं। अब पोर्ट कॉल में क्या होता है कि जो भी नेसेसरी कुछ रिपेयर करनी है, कोई पर्सनल का एक्सचेंज करना है, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन रिसर्च या सर्वे नहीं हो पाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट हमें इस पर्टिकुलर इशू में यहाँ से मिल रहा है। फिर हम बात करेंगे खेड़ा फ्लॉगिंग इंसिडेंट के बारे में। देखिए, एक दुखद इंसिडेंट होता है 2022 में, खेड़ा इंसिडेंट इसे हम कह देते हैं, खेड़ा फ्लॉगिंग इंसिडेंट, जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कुछ लोगों को एक खंबे से बांधकर पुलिस ऑफिसर्स मारते हैं, पीटते हैं और उसकी वीडियो बनती है। अब देखिए, इससे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कहा है कि ये जो पूरा इंसिडेंट था ये पुलिस एट्रॉसिटी का इंसिडेंट था और जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है विच इज़ DK बासु जजमेंट, कि ये हमारी DK बासु जजमेंट के कंटेम्प्ट में है, उसके अगेंस्ट है। तो क्या है ये DK बासु जजमेंट, उसे हम ब्रीफली समझ लेंगे। फिर हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इन्हें पोस्थुमस, उनकी मृत्यु के बाद अब भारत रत्न दिया जा रहा है। ठीक है, तो कौन थे कर्पूरी ठाकुर, क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको उनके बारे में पता होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। एंड लास्टली हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। ये बेसिकली एक मैप बेस्ड या फिर प्लेस इन न्यूज़ काइंड ऑफ टॉपिक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर क्रॉसिंग को रीओपन किया गया है और पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है और ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान और इस बॉर्डर को कहा जाता है तोरखम बॉर्डर। ठीक है, तो
ऐसा नाम आ सकता है कि तोरखम बॉर्डर किस कंट्री के बीच में है। अभी बीते कुछ टाइम में बॉर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। देखो, जब हम इजराइल और हमास की कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे तो तब हम रफा बॉर्डर की बात कर रहे थे, राइट। तो रफा तो हमें पता है कि कहाँ पे है। सिमिलरली तोरखम बॉर्डर आज न्यूज़ में है, तो इसे हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिटेल्स देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि सेपी नेटवर्क को ज्वाइन करने वाला है, जो कि वैक्सीन प्रोड्यूसर्स वैक्सीन की प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहते हैं। देखिए, हमारा कोविड-19 की जो भी सिचुएशन हुई है, इससे हमें ये तो समझ में आ गया है कि फ्यूचर में भी एक पर्टिकुलर रिस्क बना हुआ है कि ऐसे हेल्थ डिजीजेस का आउटब्रेक हो सकता है। तो इसी को देखते हुए ये गोल बनाया गया है कि सपोज करें कि फ्यूचर में कोई ऐसा पैंडेमिक आता है, तो जैसे ही उस पैंडेमिक के पैथोजन की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि भाई ये पर्टिकुलर पैथोजन है, इसके 100 दिनों के अंदर अंदर उस पैथोजन के अगेंस्ट वैक्सीन की प्रोडक्शन हो जानी चाहिए, ठीक है। और इसे लेकर इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और सेपी जॉइंट कोलैबोरेशन कर रहा है। अब देखो, हमारे लिए हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया व्हाट इज सेपी। सेपी इज कोएलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस फॉर इनोवेशन। एज द नेम सजेस्ट, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, मतलब ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें कि कोई भी एपिडेमिक अगर आता है, कोई भी पैंडेमिक अगर आता है, तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन को डेवलप करना या फिर कोई भी बायोलॉजिकल काउंटर मेजर लेकर आना, उन सब की डेवलपमेंट को एक्सलरेट करना, दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ सेपी। तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप है। इसे 2017 में से लॉन्च किया गया था ताकि वैक्सीन जल्दी डेवलप हो सके और कोई भी फ्यूचर में एपिडेमिक्स जो हैं वो ना आ सके, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि इसे स्विट्ज़रलैंड के डेवोस में इसको फाउंड किया गया। एंड इसको फाउंड करने के पीछे जो मेन गवर्नमेंट्स थी, दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखेंगे ये बात, सेपी की फॉर्मेशन के लिए नॉर्वे और इंडिया की गवर्नमेंट्स, साथ में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंक्लूडेड हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि किन किन ऑर्गेनाइजेशंस या फिर किन्होंने मिलकर सेपी की फाउंडेशन रखी है, और इंडिया उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से है, तो इसीलिए सेपी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैभव स्कीम के बारे में। सबसे पहले आप हेडलाइन देखिए, क्या कहता है, 22 वैभव फेलोज टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिसर्च सिनर्जी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे वैभव स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। वैभव स्कीम बेसिकली इंडिया की जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो हायर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे रिसर्च के इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये वैभव स्कीम लाई गई, जिसके तहत एक एकेडमिक या फिर कह लीजिए कि रिसर्च कोलैबोरेशंस हो पाएंगी इंडियन इंस्टीट्यूट्स के बीच में और दुनिया भर की जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में। अब ये कोलैबोरेशन कैसे हो पाएगी कि बाहरले किसी और कंट्री में कोई अच्छी इंस्टीट्यूट है जो कि अच्छा काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, तो वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो इंडिया में आएंगे और इंडिया की ऐसी इंस्टीट्यूट्स में आकर रिसर्च के इकोसिस्टम को बूस्ट करेंगे। तो वही हुआ है, 22 साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स इंडिया में आए हैं इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। इस स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इम्प्लीमेंट करता है। कुछ 18 वर्टिकल्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो इंडिया में बुलाए जाते हैं, जैसे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, एनर्जी, कंप्यूटर साइंसेज एंड सो ऑन। ऐसे 18 वर्टिकल्स हैं। अब एलिजिबिलिटी कौन है, कौन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओरिजिन के, चाहे कोई NRI हो, चाहे कोई PIO हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, या फिर कोई ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कुछ भी, कोई भी इंडियन ओरिजिन का NRI हो, PIO हो, OCI हो, जो कि किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च के अंदर एंगेज्ड है, उन्हें इंडिया में लाया जाए और इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ की जो रिसर्च सिनर्जी है उसे बूस्ट किया जाए। अब ये आइडिया आया, देखो इसे 2023 में लॉन्च किया गया था, जून 2023, जिसमें ये आइडिया ही था
कि इंडिया का जो डायस्पोरा है, जो इतने अलग अलग कंट्रीज़ में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो लोग साइंटिस्ट और रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, उन इंडियन डायस्पोरास की हेल्प से इंडिया के डेवलपमेंट को बूस्ट किया जाए। तो इसके लिए लाई गई ये स्कीम वैभव। ठीक है जी, याद रखेंगे इस चीज़ को। एंड उसी को लेकर 22 रिसर्चर्स जो हैं वो इंडिया में रिसेंटली आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात कर ली चाइनीज़ रिसर्च वेसल के बारे में। ठीक है, एंड अब ये एक्सपेक्टेड है कि ये मालदीव्स जाएगी इन द अर्ली फरवरी, कुछ 3 या 4 फेब के आसपास ये मालदीव्स पहुंच जाएगी। पहले ये श्रीलंका से क्लियरेंस मांग रहे थे, लेकिन वहाँ से तो नहीं मिला। उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि वो 1 साल के मॉराटोरियम ले रहे हैं ऑन सच फॉरेन रिसर्च वेसल्स, कि हमने भाई इस चीज़ में नहीं जाना, हमारी अभी फोकस कहीं और है। लेकिन अब ये जो चाइनीज़ रिसर्च वेसल है, इसका नाम याद रख लीजिएगा, इसका नाम है जियांग यांग होंग 03। ठीक है, ये एक रिसर्च वेसल है चाइना की। तो अब ये मालदीव जा रही है फॉर द पोर्ट कॉल्स। अब पोर्ट कॉल्स में क्या होगा कि वहाँ पे जो भी नेसेसरी ज़रूरतें होंगी, कोई भी पर्सोनल का एक्सचेंज करना है, वो सब एक्टिविटीज़ की जाएंगी, लेकिन रिसर्च नहीं किया जाएगा। तो ये अपडेट हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर न्यूज़ में इसलिए हैं बिकॉज हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंस किया कि इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जा रहा है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया जाता है। ये जो अवार्ड है क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, एंड वो इनको अवार्ड भारत रत्न पोस्थमस दिया जा रहा है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि श्री कर्पूरी ठाकुर हैं कौन। तो जैसे कि हमने बात की कि ये बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एंड उनके जो एफर्ट्स हैं स्पेशली टुवर्ड्स द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ बिहार, जहाँ पे उन्होंने काम किया, इक्वालिटी और जस्टिस की तरफ उनका एक मेन फोकस था। बिहार के वो 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और उनको एक नाम दिया गया विच वॉज जन नायक। ठीक है, ही वॉज गिवन द नेम ऑफ जन नायक, जिसका मतलब होता है पीपल्स लीडर। ठीक है, and he was involved as a freedom fighter, quit India movement के अंदर भी he was involved, and he was an architect of social justice. ठीक है, and important चीज़ ये है, जब भी हम कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं तो एक चीज़ important हो जाती है which is मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, देखें ये जो मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट थी ये 1977-78 में आई थी और इसके थ्रू ओबीसी रिजर्वेशंस लाई गई थी बिहार में। सो वे बिफोर मंडल कमीशन, कर्पूरी ठाकुर जी के दौर में मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, एंड जिससे कि जो भी चैलेंजेस, जो ओबीसी रिजर्वेशन की जो बात थी, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो इनके एफर्ट्स को श्रद्धांजलि देने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तोरखाम बॉर्डर के बारे में। लोकेशन देख लीजिए जल्दी से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये बॉर्डर है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि इस बॉर्डर को क्या बोलते हैं? ड्यूरांड लाइन। ठीक है, बहुत बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्यूरांड लाइन बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है। तो ड्यूरांड लाइन इज़ बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और यहाँ पे ये बॉर्डर है विच इज़ तोरखम बॉर्डर। आप इसकी लोकेशन देखो, एक तरफ है इस्लामाबाद पाकिस्तान का और एक तरफ है अफगानिस्तान का काबुल, और इनके बीच में है ये तोरखम बॉर्डर जिसे ओपन किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड क्रॉसिंग है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। ठीक है, तो ये लोकेशन याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे, तोरखाम बॉर्डर। मूविंग अहेड, खेड़ा फ्लॉगिंग इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो 2022 में कुछ 4 गुजरात के पुलिस ऑफिसर्स ने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को एक खंबे से टाई करके उन्हें पीटा, और उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई, और इसी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये पूरा का पूरा इंसिडेंट पुलिस एट्रॉसिटी का केस है। और डीके बासु जजमेंट जो 1996 में आती है, ये उसके अगेंस्ट आता है। जो डायरेक्शंस डीके बासु जजमेंट में दी गई हैं ये उसका कंटेम्प्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया व्हाट इज डीके बासु जजमेंट। याद रखेंगे, डीके बासु जजमेंट इज अगेंस्ट पुलिस एब्यूज नहीं होगा, एंड इट इज अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, अगेंस्ट
कस्टोडियल वायलेंस। ये दो शब्द याद रखेंगे व्हेन इट कम्स टू डीके बासु जजमेंट। 1996 में ये आती है। दिस जजमेंट, दिस बेसिकली प्रोटेक्ट्स, देखो हमारी सोसाइटी इज़ अ फ्री सोसाइटी, ठीक है। अब देखो पुलिस को तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है उनको उनकी लीगल ड्यूटी है, उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं। दे हैव राइट टू अरेस्ट अ क्रिमिनल, दे हैव राइट टू इंटेरोगेट, इन्वेस्टिगेट। तो ये सब करते हुए हमारी सोसाइटी को भी तो फ्री रखना है। किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर टॉर्चर ना हो, कोई भी पुलिस, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफिसर इंडिविजुअल्स के ऊपर, हमारे सिटीजन्स के ऊपर टॉर्चर या अब्यूज़ ना कर सके, इसे लेकर डीके बासु वर्डिक्ट आता है 1996 में। तो कभी कभार ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो याद रखेंगे डीके बासु जजमेंट इज अगेंस्ट पुलिस अब्यूज़ एंड एनी काइंड ऑफ कस्टोडियल वायलेंस, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।